वेलकम बैक टू एडेप्ट बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग इवोल्यूशन को समझेंगे, जिसका हिंदी में अर्थ क्रम विकास होता है। क्रम विकास, ये क्रम विकास या इवोल्यूशन जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे किस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से एक कोष के जीवों से बहुकोष के जीवों का विकास हुआ है, किस प्रकार से मानव का विकास हुआ है, और इससे जुड़े हुए कुछ प्रमाण भी हम लोग देखेंगे कि जो ये साबित करते हैं कि पृथ्वी पर जो नए जीवों का विकास हुआ है, नई प्रजातियों का विकास हुआ है, पहले से मौजूद जीवों से ही हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इवोल्यूशन के परिभाषा को समझ लेते हैं। इवोल्यूशन यानी क्रम विकास के अर्थ को समझ लेते हैं। क्रम विकास एक धीमी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप जीवों के आनुवंशिक संरचनाओं में परिवर्तन आता है और परिवर्तन के फलस्वरूप न्यू स्पीसीज यानी नई प्रजातियों का विकास होता है। इसी को हम लोग क्रम विकास या इवोल्यूशन कहते हैं। ये इवोल्यूशन पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। अगर जीवों में इवोल्यूशन ना हो तो पता होता कि पृथ्वी पर जीवन कब का समाप्त हो चुका है। तो चलिए हम लोग जो है इस चैप्टर में सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझेंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ हिंदी में जिसका अर्थ होता है जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस रूप में हुई, किस प्रकार से हुई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पृथ्वी पर जो जीवों का विकास हुआ ना, वो सर्वप्रथम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में हुआ है, जिसका हिंदी अर्थ एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय जीव होता है। तो पृथ्वी पर जो सबसे पहले जीव उत्पन्न हुए थे ना, वो एक कोशिकीय जीव ही हुए थे। इसके फलस्वरूप मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हिंदी अर्थ बहुकोशिकीय होता है। बहुकोशिकीय होता है। ये एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर का मतलब होता है वैसे जीव जिनका बॉडी जो है, जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना होता है, एक सेल से मिलकर के बना होता है। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जबकि वैसे जीव जिनका शरीर मल्टी सेल से मिलकर के बना होता है, कई कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, तो वैसे जीवों को हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीव से ही बहुकोशिकीय जीव का विकास हुआ है। हम लोग जो आज छोटी से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के बड़े से बड़े जीव को देख पाते हैं, वो एक निश्चित प्रक्रम के फलस्वरूप उनकी उत्पत्ति हुई है, उनका विकास हुआ है। तो हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत इस चीज़ को कवर करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे कि किस प्रकार से इनका विकास हुआ है, किस प्रकार से एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति का विकास हुआ है। ये जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, इसके संबंध में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ थ्योरीज दिए गए हैं। उस थ्योरीज को हम लोग समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले थ्योरी जो आता है वह स्पोटेनियस जनरेशन का आता है। स्पोटेनियस जनरेशन का मतलब होता है स्वतः जनन। स्वतः जनन, तो सबसे पहले हम लोग स्वतः जनन को ही समझेंगे कि यह स्वतः जनन क्या होता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, स्वतः और जनन। स्वतः का मतलब क्या? स्वयं से उत्पन्न हो जाना, स्वयं से किसी जीव का जन्म हो जाना। तो क्या चीज स्वतः उत्पन्न होगा, किस तरह से उत्पन्न होगा? तो बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका मानना था कि पृथ्वी पर बस यूं ही जीवों का विकास हो गया। यूं ही का मतलब हो गया जैसे नदी है, या मान लेते हैं कोई तालाब है या कोई ओशन है, ठीक है। इनमें जो जल थे रिवर में, है ना, रिवर में जो जल थे, ये जल सूख गए, है ना, और इनके सूखने से क्या हुआ? मछली उत्पन्न हुई। ऐसा मानना था, उन लोगों का मानना था। हम नहीं कह रहे हैं ये कि हाँ ऐसा होता है, ये उन लोगों का मानना था जो पहले दार्शनिक आए हुए थे, जो पहले के फिलोसफर थे, हाँ, उनका मानना था कि हाँ पृथ्वी पर इस तरह से जीव की उत्पत्ति हुई है। जो फूल का रस होता है, फूल के रस का मतलब क्या? मकरंद। मकरंद जो है, जिसको इंग्लिश में नेक्टर हम लोग कहते हैं,
ठीक है, नेक्टर। ये नेक्टर से जो है तितली का निर्माण हुआ है, तितली का विकास हुआ है, ठीक है, ऐसा मानना था। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इन्हें जो है एक रेडी नाम के साइंटिस्ट द्वारा प्रूव किया गया, साबित किया गया। तो सबसे पहले हम लोग रेडी के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, उसके बाद लुई पास्चर के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कि दोनों के एक्सपेरिमेंट क्या हैं। अगर हम लोग रेडी साहब के एक्सपेरिमेंट की चर्चा करें, रेडी के एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो रेडी एक जार लिए और इस जार में उन्होंने मांस के कुछ टुकड़ों को डाल दिया। अब इसे कागज या मलमल के कपड़े से ढक दिया गया और ढक कर के इन्हें 3-4 दिनों के लिए यूं ही छोड़ दिया गया, 2 to 4 डेज, है ना, छोड़ दिया गया। 2 to 4 डेज के बाद जब इसे देखा जाता है तो पता चलता है कि इसमें किसी प्रकार के कोई ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। भाई क्यों नहीं हुआ है किसी प्रकार के ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट? क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म थे ना, वो ऑर्गेनिज्म क्या हुए, इस जार के बाहर ही थे। यानी जार के अंदर जो मांस का टुकड़ा रखा गया था, उस मांस के टुकड़े का संपर्क बाहरी वातावरण से खत्म हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि कोई भी जीव इस जार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। अगर यहाँ पर कोई जीव आ भी रहा है तो यह मलमल के कपड़े या फिर ये कागज के टुकड़े पर ही रह जाता है, जिसके कारण ऐसे जीव का लार्वा हमें सिर्फ इन्हीं कागज के टुकड़ों पर देखने को मिलता है और इसके जार के अंदर किसी प्रकार के कोई ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिले। फिर उन्होंने एक दूसरा जार लिया और दूसरे जार को क्या किया गया कि उसमें भी मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए गए और इसे क्या किया गया, यूं ही खुला छोड़ दिया गया, जिसके कारण इसका संपर्क बाहरी वातावरण से सीधा था। बाहरी वातावरण से संपर्क होने के कारण इसमें बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हुए, इसके अंदर प्रवेश कर गए, इस जार के अंदर प्रवेश कर गए। बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस जार में प्रवेश करने के कारण 2-4 दिनों के बाद जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, 2-4 दिनों के बाद इसका ऑब्जर्वेशन जब किया गया, तो ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इससे इस बात का स्पष्ट होता है कि रेडी के प्रयोग से कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वह पहले से मौजूद जीवों से हुई है, ना कि वह अपने आप उत्पन्न हुए हैं, जिससे स्वतः जनन के सिद्धांत को काफी धक्का पहुंचा। इसके बाद लुई पास्चर का एक्सपेरिमेंट आता है। लुई पास्चर ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में इस चीज को साबित किया कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वह पहले से ही मौजूद जीवों से हुई है, ना कि वह अपने आप डेवलप किए हैं। जैसे कि इनका एक्सपेरिमेंट कहता है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क ले लिया और इस फ्लास्क में इन्होंने कुछ पोषक पदार्थ को डाल दिया। ये रहा इनका फ्लास्क और इसमें क्या किए, न्यूट्रिएंट्स डाल दिए। न्यूट्रिएंट्स इसलिए डाल दिए ताकि इसके अंदर जीव बड़े आसानी से वृद्धि कर सके। अब इन्होंने क्या किया, इस फ्लास्क के गर्दन को मोड़ दिया और मोड़ करके इसे एस के आकार का बना दिया। इसे एस के आकार का बना दिया। अब इसका जो ऊपरी हिस्सा था, इसका जो मुंह था, उसे कॉटन से ढक दिया ताकि इसका भी वातावरण क्या हो, संपर्क जो है वातावरण से टूट जाए। वातावरण से कोई संपर्क ना होने के कारण अब इसके अंदर किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं कर सकते थे। 2-4 दिन के बाद, 2 to 4 डेज के बाद जब इसका ऑब्जर्वेशन किया गया तो देखा गया इसमें किसी प्रकार के कोई भी जीव उपस्थित नहीं थे। फिर इन्होंने इस जार के गर्दन को तोड़ दिया। जार के गर्दन को तोड़ने के बाद इन्होंने देखा कि जार के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर चुके हैं। जब एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इस जार के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा तो इन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि पृथ्वी पर जो जीवों की उत्पत्ति होती है वह पहले से मौजूद जीवों से होती हैं, ना कि वह अपने आप उत्पन्न हुए हैं। तो ये थे जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कुछ थ्योरीज थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे थ्योरीज दिए गए हैं, जैसे स्पेशल क्रिएशन है। स्पेशल क्रिएशन का जो थ्योरीज दिया गया है, इसके अनुसार जो स्पेशल क्रिएशन को मानते हैं उनका मानना था कि पृथ्वी पर कोई अलौकिक शक्ति आई। अलौकिक शक्ति का मतलब क्या, अलौकिक शक्ति यानी कोई देवी देवता आया और पृथ्वी पर जीवन की रचना करके चले गए।
एक बार आए तो उन्होंने क्या किया, पृथ्वी पर जंगल का निर्माण कर दिया, दूसरी बार आए तो कोई जीव यहाँ पर बना करके चले गए, फिर इसी तरह से आते चले गए और इस तरह से खेल खेल में उन्होंने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कर दी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसके बाद कॉस्मोजोइक थ्योरी आता है, जो कि आर्हेनियस का है। आर्हेनियस के द्वारा ये कॉस्मोजोइक थ्योरी दिया गया। आर्हेनियस का मानना था कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वह पृथ्वी पर मौजूद जो इनऑर्गेनिक थे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो थे, जिसको कि अकार्बनिक पदार्थ हम लोग कहते हैं, उस अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है, और यह भी बिल्कुल गलत था। इसके बाद नेचुरलिस्टिक थ्योरी आता है। नेचुरलिस्टिक थ्योरी जो है, इसके मानने वाले का ऐसा कहना था कि पृथ्वी पर जो नेचुरल यानी कहने का मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो भी मौजूद हैं, है ना, जितने भी कार्बनिक पदार्थ मौजूद हैं, उन कार्बनिक पदार्थ से ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद चार्ल्स डार्विन का थ्योरी आता है। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह थ्योरी दिया गया था। उनका भी मानना था कि पृथ्वी पर जो प्राकृतिक पदार्थ मौजूद हैं, पृथ्वी पर जो कार्बनिक पदार्थ मौजूद हैं, उन्हीं कार्बनिक पदार्थों के आपस में रिएक्शन करने से, आपस में अभिक्रिया करने से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि पृथ्वी पर एमिनो एसिड का फॉर्मेशन, इस एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, और इसी एमिनो एसिड से जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, और यही प्रोटीन से प्रोटोप्लाज्म बना, और इस तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद हेल्डेंस थ्योरी आता है। हेल्डेंस थ्योरी भी कुछ उसी तरह का है। हेल्डेंस थ्योरी के अनुसार भी पृथ्वी पर जो CO2 था, अमोनिया था, वह आपस में रिएक्शन किया, और इसके रिएक्शन के लिए जो इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता थी, वो ऊर्जा इन्हें जो है अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि सूर्य की परावैंगनिक किरण जिसे हम लोग कहते हैं, उनसे मिल गया, और इस तरह से आपस में रिएक्शन करके जो है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की है। इसके अलावे ऑपेरेंस थ्योरी आता है। ऑपेरेंस थ्योरी AI ऑपेरॉन के द्वारा दिया गया, और इनका मानना था कि पृथ्वी पर जो भी रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनके बीच रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। यूरे के द्वारा भी यही कहा गया कि यूरे मीन्स जो भी पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। ये तो था जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कुछ तथ्य थे, कुछ थ्योरीज थे, कुछ सिद्धांत थे, कुछ मत थे, जो यह बताता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो फाइनली जो सर्वमान्य हुआ वो ऑपेरॉन का, ये यूरे का थ्योरी ही हुआ, क्यों, और डार्विन्स का थ्योरी काफ़ी हद तक यहाँ पर सही साबित होता है, क्योंकि इन्हीं के अनुसार पृथ्वी पर जो पहले जीव मौजूद थे, उन्हीं जीवों से पृथ्वी और बाकी सारे प्रजातियों का विकास हुआ है। किस प्रकार से हुआ है उसे हम लोग जानेंगे आगे के टॉपिक्स में। तो फिलहाल हम लोगों को अब जानना है सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, फिजिक्स के बिग बैंग थ्योरी के अनुसार मीन्स ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा जो सौर परिवार है, उस सौर परिवार का निर्माण जो है एक बहुत बड़े विस्फोट के फलस्वरूप है, जिसे कि हम लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यह जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम किस प्रकार से बना, हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ। ऐसा माना जाता है कि ये जो हमारा स्पेस है, स्पेस में कॉस्मिक कण पाए जाते थे। कॉस्मिक कण का मतलब होता है धूल कण और गैसों का एक पिंड होता है। धूल कण और गैसों का पिंड, मास, इंग्लिश में मास बोलते हैं, ठीक है। तो ये मौजूद थे और ये काफ़ी बहुत बड़े हुआ करते थे, और इनमें अचानक से संकुचन होना शुरू हो गया, और इन्हीं संकुचन के कारण इनके कणों के बीच का जो अंतर आणविक बल था, वह अंतराणविक बल टूट गया, और टूटने के कारण इसके जो सारे हिस्से थे वह अंतरिक्ष में बिखर गए, और इन्हीं से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। अब इनसे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सपोज दैट यह एक कॉस्मिक है, इस कॉस्मिक में संकुचन होना शुरू हो गया। संकुचन होने के कारण यह फ्लैट हो गया, चपटे आकार का हो गया, और इनके अणुओं के बीच